नमस्कार साथियों, मैं हूं गोविंद ठाकुर। भारत की बात में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि क्यों नहीं हम एक दूसरे से रूबरू हों और देश की मिजाज, देश की स्थिति या देश की जो अभी की परिस्थिति है उस पर चर्चा करें। साथियों, अप्रैल का महीना बीत गया और अब आधा मई भी बीतने जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो 12 करोड़ लोगों में की जो सैलरी आने वाली, जो सैलरी पैसा लोग हैं, उसे अभी तक लगभग 4 करोड़ लोगों के पास ही सैलरी आई है। बाकी 8 से 9 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं 2 महीने से घर में बैठे लॉकडाउन में। उन्हें यह भी नहीं पता है कि उनकी सैलरी आएगी भी या नहीं भी आएगी। अगर आएगी भी तो कट के आती है या फिर पूरी आती है। देखिए, लॉकडाउन के 2 महीने हो गए हैं, जिम्मेवारियां काफ़ी बढ़ गई है। मेंटेनेंस, घर का मेंटेनेंस, घर की किस्त और सारी जिम्मेवारियां, बच्चे के फीस। देखिए, काफ़ी जिम्मेवारी इतनी बढ़ चुकी है कि उनको मेंटेनेंस चलाने में, अपने घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। इसमें भी उनको ये लग रहा है कि आगे आने वाले समय जो अभी लॉकडाउन में वो बिता रहे हैं उससे भी भयावह होने वाली है, क्योंकि उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि बाद में हमारा भविष्य क्या होगा। देखिए, CMIE के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत की जो अभी सैलरी पेशा लोग हैं, जो अभी उनको जो सैलरी आने वाली है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इतने ही लोगों की सैलरी आई है और इतने लोग इंतज़ार में हैं कि क्या उनकी नौकरी बचेगी भी या सैलरी आएगी भी। अगर आती है तो कट के आती है। तो यही कह सकते हैं कि एक कहावत है कि आमदनी जो अठन्नी और खर्चा रुपया, लेकिन यहाँ तो अठन्नी भी आने का चांस नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आप हम चाहे जिस विचारधारा में विश्वास रखते हों, जिसकी भी बात करते हैं करिए, लेकिन भारत की तस्वीर, भारत की दशा देश के सामने आना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि भारत की बात को एक बार देश के सामने लाया जाए और उस पर मंथन किया जाए। चलिए इस पर और अधिक हम प्रकाश डालते हैं। ठीक है, CMIE की रिपोर्ट के अनुसार 12.5 करोड़ लोगों की नौकरी अप्रैल और मई महीने में चली गई। हालात ऐसे रहे, मतलब लॉकडाउन और जो अर्थव्यवस्थाएं हैं ऐसी चलती रही, तो ये बहुत जल्दी, यानी कि 6 महीने से लेकर साल भर के अंदर तक कहा जाए, जो कि इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि 20 करोड़ की संख्या तक ये पहुंच सकती है, यानी कि 20 करोड़ लोगों की नौकरी चली जाएगी। ये भारत के लिए बहुत ही दुखद और आगे कह सकते हैं कि भविष्य काफ़ी अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। देखिए, अभी जो हालात हैं उसमें लगभग 30 से 40% जो सैलरी है वो भी कट कर आने की संभावना है और कई कंपनियों ने ऐसा कर भी दिया है। और अभी के हालात पर देखें तो भारत की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो भारत में जो नौकरी पेशा लोग थे, उसमें लगभग जो जनसंख्या है उसके हिसाब से 42 करोड़ लोग नौकरी पेशा या उससे धंधे में संलिप्त थे। लेकिन अब 12.5 करोड़ की नौकरी चली गई है, तो अब ये घट के 28.5 करोड़ बच गए हैं। इसमें भी काफ़ी शर्तें लागू की जा रही है। कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को ये कहना शुरू कर दिया है कि जब हालात अच्छे होंगे तब हम आपसे बात करेंगे, या फिर कंपनियां चलेगी तो फिर आपको बुलाया जाएगा। इस तरह की छोटी मोटी कंपनियां इस तरह की बातें कहना शुरू कर दी है। लेकिन जो बड़ी कंपनी है उन्होंने कई सैलरी के कई पार्ट बांटने शुरू कर दिए हैं। 10%, 20%, 50% तक उनकी संख्याएं बढ़ती चली जा रही है, उनकी परसेंटेज कम होते चले जा रहे हैं। लेकिन लोग बेबस है, नौकरी करने के लिए बेबस है, तो उनको नौकरी करनी ही पड़ेगी। देखिए, 12.5 करोड़ जो जिसकी नौकरी गई है, उनमें से देखा जाए तो 9 करोड़ 13 लाख असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे जिनकी नौकरी गई है। 1 करोड़ 82 लाख छोटे व्यापारी और 1 करोड़ 78 लाख वेतनभोगी थे जिनकी नौकरी चली गई है। और अब इनका भविष्य पता नहीं, इनका भविष्य आगे क्या होगा, क्योंकि जब तक भारत की अर्थव्यवस्था बदलेगी तब तक ये क्या करेंगे पता नहीं। ये तो बात रही CMIE की। अब कुछ और दूसरे एजेंसी की भी बात करके देख लें कि उन्होंने क्या कहा है। CII के रिपोर्ट पर अगर देखें तो 15 से 20% जो लोग हैं उनकी नौकरी जाएगी और बड़े स्तर पर कटौती होगी। भारत की जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो 43% जो लोग हैं वो खेती पर निर्भर करते हैं।
32% सर्विस टैक्स में काम करते हैं और 25% उद्योग धंधे से जुड़े हुए हैं। तो और दूसरी जो एजेंसी है केपीएमजी, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे घाटा का जो साबित होने जा रहा है वो है होटल, पर्यटन, टेक्सटाइल और उड्डयन। ये 4 जो मामले हैं, 4 जो जो सेक्टर हैं उसमें सबसे अधिक दिक्कत इन्हीं को होने जा रही है। इनमें लगभग 3.5 करोड़ लोग काम करते हैं। इन पे अगर देखा जाए तो इनका भी ये मानना है कि 70% लोगों की नौकरी इसमें चली जाएगी। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, सरकारी जो नौकरी की बात जहाँ तक हम करते हैं, ये बात तो प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलाकर मैंने बात कही, लेकिन सरकारी नौकरी पेशाओं में जो हैं उन्हें उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, वो भी ठीक नहीं है क्योंकि उनके सारे जो अलग से भुगतान होते हैं उसमें कटौती की जाएगी, उनके टीए डीए है उसमें कटौती होगी, उनकी सुविधाएं हैं उनमें कटौती होगी, वो भी बचे हुए नहीं है। लेकिन सबसे अधिक दिक्कत संगठित और संगठित जो क्षेत्र हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये हालात अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। देखिए, इसमें जो अर्थशास्त्री हैं उनके हिसाब से अगर 3 भागों में इसको गद्दे रूप में देखकर बाँट कर हम देखते हैं तो उसमें है क्या, एक जो अर्थशास्त्री हैं, एक जो वर्ग है, उनके हिसाब से वो कह रहे हैं कि जैसे ही कोरोना का लॉकडाउन खुलेगा और बैकबाउंस होगा तो भारत की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी और हम बहुत जल्दी ही कम समय में अपने जो बाज़ार है उसको ठीक कर लेंगे और लोगों पर वो असर नहीं पड़ेगा जो पड़ना चाहिए था। लेकिन दूसरे जो अर्थशास्त्री हैं उनका ये कहना है कि नहीं, ऐसी हालात नहीं होगी, इसमें कुछ समय लगेगा, भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी डाउन होगी, लेकिन वो अगर लौटती भी है तो यू आकार से, यानी कि जैसे समतल पर आकर वो कुछ देर रुकेगी, 6 महीने साल भर तक रुकने के बाद तब जाकर ऊपर की ओर बढ़ेगी और इसके जो अर्थव्यवस्था है तब ठीक होगी। तो इसमें में काफ़ी नुकसान भारत को हो जाएगा। तीसरे तरह के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं, जो विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी है, जो कोरोना का प्रकोप है, उसके हिसाब देखा जाए तो भारत में एल शेप में होगा। एल शेप का मतलब ये हो गया कि काफ़ी समय तक ये समतल पर रहेगा और कई साल लग जाएंगे इनको अर्थव्यवस्था सुधारने में। तो ऐसे हालात में करीब ये जो 12.5 करोड़ लोग की अभी नौकरी गई है, 10 मई से पहले तक में वो हालात बढ़ के काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे और 20 करोड़ की संख्या बढ़ जाएगी जिसको कि नौकरी चली जाएगी। 1930 की जो भारत की स्थिति थी, जो आर्थिक मंदी वहाँ पर आई हुई थी, उसमें भारत की स्थिति काफ़ी ही दयनीय हो गई थी। कल्पना कीजिए कि उस समय में लोग अपने जीवन की रक्षा करने के लिए पेड़ की पत्ते चबाकर अपना जीवन को बचाया था और काफ़ी समय लगा था, एक नए जीवन को तलाश करते हुए आगे बढ़े थे। अगर कोरोना का प्रकोप इस तरह से चलता रहा जिस तरह से अभी बढ़ रहा है तो हालात उसी तरफ दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या कोरोना के कारण से ही, जो कि 2 से 3 महीने का जो पीरियड है, उसमें ही भारत की स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि यहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर पिछले 2-3 साल पहले चले तो तब से ही भारत की स्थिति थोड़ी सी सुस्ती के तौर पर दिखाई पड़ रही थी। आर्थिक मंदी, लोगों की नौकरी पहले से ही नहीं मिल रही थी और लेकिन फिर भी हालात इतने बदतर नहीं थे जितने कि अब हो गए हैं। देखिए, पूरे विश्व की जो एजेंसियां हैं अगर उसकी बात करें तो भारत की रेटिंग सबने घटा दी है। विश्व बैंक की तरफ से अगर देखा जाए तो उनका भी ये कहना है कि अगर हालात ऐसे रहे तो भारत की जो रेटिंग है वो 0 पर पहुंच जाएगी। यानी कि हालात आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये भारत में 45 साल में जो अर्थव्यवस्था है, 45 साल में सबसे कम कह सकते हैं कि रेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो उसका है। और बेरोजगारी 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी भारत में हुई थी, जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में काफ़ी चर्चा होती रही है। वर्ल्ड बैंक ने तो आप कह ही दिया कि जैसे कि 0% तक हो जाएगा, हालात ऐसे रहे। तो मूडीज ने भी 0% से 1% के बीच में अपनी रेटिंग को रखा है। उसने कहा है कि अगर हालात इससे भी खराब हुए तो माइनस में भी जा सकता है, लेकिन उम्मीद हम ऐसा नहीं करते हैं कि भारत की स्थिति इतनी खराब हो जाए कि माइनस में चला जाए। लेकिन हाँ, ठीक है, कोरोना के प्रकोप के तौर पर हमारी सरकार उससे लड़ रही है और उम्मीद करते हैं कि इसको हम आगे नहीं बढ़ने दें, यहीं पर रोक दिया जाए। देखिए, फाइनेंशियल सर्विस और के तरफ से देखा जाए तो बार्कलेज जो एजेंसी है उसके हिसाब से भी रेटिंग जो है 0 कर दिया गया है। पहले ये बार्कलेज
2.5% की रेटिंग लगाया था भारत के विकास दर को, लेकिन ऐसा अब नहीं है। ऐसे में कई कंपनी हैं जो कि चीन से और अमेरिका से आने की बात हम करते हैं कि कंपनी जो चीन में है, हालात ख़राब हुए हैं, तो वहाँ से भारत में आएगी और यहाँ पर अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा और नौकरियाँ लोगों को मिलेगी। लेकिन जब भारत की रेटिंग इस तरह से हो, तो क्या भारत में कोई विदेशी कंपनी आएगी? एक सवाल पैदा करता है। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। लेकिन 2009 की मंदी पर भी हम एक तुलनात्मक अध्ययन कर लें, तो 2009 में काफ़ी स्थिति अच्छी नहीं थी भारत की। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और उसमें देखा सुस्ती काफ़ी देखी गई थी। लेकिन अब हालात उससे विपरीत हैं, क्योंकि घर में पैसे नहीं हैं, बैंक में पैसे नहीं हैं। बैंक में अगर देखा जाए तो 9 लाख करोड़ रुपए एनपीए हो गया है और अभी तक के कोरोना के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3-4 लाख करोड़ का भारत के अर्थव्यवस्था को डैमेज किया है। अगर वो 9 लाख रुपया भारत के सरकार के अगर बैंक में होते तो इस स्थिति से लड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं थी और हम डट कर लड़ लेते। लेकिन इन्हीं बड़ी कंपनियों ने वो पैसे का लगभग वारा न्यारा कर दिया और भारत की स्थिति इतनी खराब हो गई। एक मैं पीछे भी दिखाना चाहता हूँ आपको कि भारत की जो संपदा है, जो संपत्ति है, उस पर 1% जो बड़े-बड़े लोग हैं उनका अधिकार है। 70% भारत की जो संपत्ति है उस पर 70% जो संपत्ति है उस पर 1% जनसंख्या के अधिकार है और 99% जो लोग हैं उस पर सिर्फ 30% पर हम जीवन यापन करते हैं। तो सारी संपत्ति एक नहीं कहते सेंट्रलाइज हो गया है। तो एक हमारे हालात ख़राब होने के एक ये भी कारण है। तो 2009 में या 2014 के बाद 2-3 साल में इसमें काफ़ी अंतर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह के सरकार में सिर्फ 2-3 सेक्टर ही कमज़ोर पड़े थे। लेकिन अभी जो हमारे जो सरकार है उनको काफ़ी कोरोना कारण से काफ़ी क्षेत्रों में डैमेज हुआ है और सरकार की हालात भारत की ऐसी स्थिति नहीं है कि हर सेक्टर को आर्थिक पैकेज दे और उसको उबारने की कोशिश करे। ऐसे में या तो पैकेज देना पड़ेगा या लॉकडाउन में कहीं न कहीं ढील देनी पड़ेगी, जो कि भारत सरकार की तरफ से दिखाई पड़ रहा है कि लॉकडाउन में ढील देने का यही कारण है कि किसी तरह से जीवन यापन चलता रहे। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी सैलरी निकल जाए, जो सरकार की जो एजेंसियां हैं उसका काम चले, लोगों का खाना पीना चलता रहे और धीरे धीरे हम कोरोना का मुकाबला ही करते रहेंगे। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि पूरी हालात तो ठीक नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे से ठीक करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन साथियों, एक और वर्ग जो है जिसके मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास सबसे अधिक इनकम टैक्स देते हैं, जो उनके हालात है, जो उनके जो कैपेसिटी के उसके हिसाब से, लेकिन उनके हालात में अच्छी तरह से कोई भी बेहतरी की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो नौकरी पेशा लोग हैं और नौकरी पर ही डिपेंड करते हैं और उनको अगर किसी सेक्टर में नौकरी करते हैं तो सेक्टर को पैकेज दिया जाता है, ना कि आदमी को। तो उनके हालात में कोई सुधार होने की उम्मीद नहीं है। बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो हैं उनके तरफ से कहा गया है कि भारत में जो मिडिल क्लास है वो सिकुड़ रहा है, यानी धनी नहीं हो रहे हैं, वो गरीब हो रहे हैं। जो मिडिल क्लास हैं वो लोअर मिडिल की तरफ जा रहे हैं, जो लोअर मिडिल है वो मजदूर की तरफ जा रहे हैं और मजदूर की क्या दशा होगी आप समझ सकते हैं। तो स्थितियाँ इतनी खराब होती चली जा रही है, इसलिए हमें हालात को सुधारने पड़ेंगे। सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेवारी है। आप आगे चलकर देखें कि हमें किस तरह से अपना जीवन यापन करना है, हमें किस तरह से कोरोना से मुकाबला करनी है, हमें अर्थव्यवस्था को बचानी है, क्योंकि कोरोना इतना खतरनाक नहीं होगा जितनी कि अर्थव्यवस्था के बाद जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, भुखमरी, नौकरी और डिप्रेशन, इसको हमें मुकाबला करना है। इस पर हमको नहीं आना है, हमें सिर्फ कोरोना से लड़ना है। लेकिन अगर आप हार गए तो कहीं न कहीं आपकी स्थितियां इतनी खराब हो जाएगी जितनी कि लोग उम्मीद नहीं करते हैं। मगर घबराने की बात नहीं है। भारत सरकार और भारत काफ़ी तेज़ी के साथ इस दिशा में काम कर रही है। लेकिन एक सुझाव भी जो आ रहा है वो ये है कि भारत सरकार को सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। विपक्ष हो या फिर आर्थिक जानकार हो या दूसरे सेक्टरों के जानकार हो, उनको लेकर काम करे, क्योंकि 1947 से लेकर अभी तक में कई बार ऐसे परिस्थितियां आई है जब सब ने मिलकर साथ काम किया है और भारत को उबारने में काफ़ी अच्छा अहम रोल हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयर जितना आप करेंगे उतने लोगों के बीच में ये बात जाएगी और ये बात भारत की बात बनेगी। तभी तो हम आप एक दूसरे से मिलकर बात करते रहेंगे।
चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।